हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और हमने अपने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर हैं जिसमें हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें हमने लैग्रांजेस मेथड के द्वारा हमने उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। आपको ध्यान रखना होगा कि पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर अगर है तो आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में लैग्रांजेस मेथड का यूज करना है। जब उस फॉर्मेट में नहीं हो इसका मतलब वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है। ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ध्यान रखना थोड़ी चीजें। पी एंड क्यू, व्हाट इज द पी? जैसे मैंने अपने पहले बताया था, पी इज द डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स। एंड क्यू, क्यू की जो वैल्यू थी वो आपको मालूम है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई। तो दैट इज a partial differential equation which involves first order partial derivatives. Small p, that is del z over of del x, and small q, that is del z over of del y, with degree higher than 1. And the product of p and q is called non-linear partial differential equation of the first order. That is, the complete solution of such an equation involves only two arbitrary constants. दो आर्बिट्री कांस्टेंट क्यों यूज होंगी उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास सिर्फ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब हमारे पास दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं लिखा भी है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देयर इज जनरल मेथड। इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरल मेथड है जिसे हम चारपीट्स मेथड भी बोलते हैं फॉर सॉल्विंग सच एन इक्वेशन। बट some special type of such equation which can be solved easily by method other than the general method. हमें जरूरत नहीं है बार बार हम जनरल मेथड को यूज करें। हमारे पास कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर हम इनको यूज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत फास्ट आंसर देगा। अगर आपके पास जनरल मेथड के अलावा कि आपको ऐसा लगता है कि जनरल मेथड मेरे लिए बहुत टफ है, तो सबसे पहले आप ट्राई करिए स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4। चार स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब चार स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पार्शियल सॉल्व नहीं होती है तो आप जनरल मेथड का यूज करेंगे। क्लियर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी चीज है कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्मेट में है। अगर है तो लैग्रांजेस। क्लियर? फिर तो काम ही खत्म, तो दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। अगर मान लो ये नहीं है, अगर आपके पास जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है सपोज, ये तो पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर तो है ही नहीं। इसका मतलब ये नॉन लीनियर होगी, है ना? नॉन लीनियर, ये आपकी लीनियर है इन पी एंड क्यू। तो ये चीज ध्यान रखनी है कब हमें लैग्रांजेस यूज करना है, कब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करने हैं। तो ये नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल चार स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए गए हैं जो कि क्वेश्चन को काफी इजी बनाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ना आपको याद रख, हर कोई याद नहीं रख पाता भाई। आपको ध्यान रखना कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेकेंड इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इक्वेशन क्या होना चाहिए। सबका स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्वेश्चन आपका आसानी हो जाएगा। हम चेक कर लेंगे भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है क्या ये। अगर आ रहा तो अच्छी बात है, सेकंड में आता है तो भी अच्छी बात है, थर्ड में आ रहा है क्या, फोर्थ में आ रहा है। अगर चारों में नहीं है तो अपने पास तो है रामबाड़। रामबाड़ क्या है? चार पीठ है। वह करेंगे आराम से चार पीठ से। लेकिन चार पीठ लगाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सूट करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की। क्लियर? तो ये पहले स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो कैसा है आपका? टोटल चार है, ध्यान रखना है आपको। टोटल चार स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली पी एंड क्यू। आपके पास ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें सिर्फ पी और क्यू होगा एंड नॉट इन्वॉल्विंग एक्स वाई जेड। दैट इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ हमारा? सिर्फ पी और क्यू होगा। अगर इत्तेफाक से मान लो कि उसमें एक्स वाई जेड हैं तो हम उनको
एलिमिनेट करेंगे, गायब कर देंगे उनको, और हम उसको पूरे के पूरे कन्वर्ट कर लेंगे स्मॉल p और q में। तो हमारी इक्वेशन जो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में आएगा। अच्छा, एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 ऐसा नहीं, बस फंक्शन ऑफ पी क्यू है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म 1। अब अपने हिसाब से मान लो किसी को स्टैंडर्ड नॉमिनेशन चेंज करना हो तो स्टैंडर्ड 2 को 1 बना सकता है, लेकिन इक्वेशन थोड़ी चेंज होगी। फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 1, देन प्रोसीजर विल बी फॉलोज। ओके, तो इन दिस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ फॉर्म इज फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 1। द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, वेयर a b c आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। लेकिन हमने तो अभी आपसे बोला कि भाई अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, लेकिन यहाँ तो तीन है, एक को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम डिफरेंशियल करेंगे, z को डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशियल किया x के रेस्पेक्ट में, y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए। एंड अच्छा, पहले भी आपको याद है कि भाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हमने p नॉमिनेशन किया, तो स्मॉल p की वैल्यू q, डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू हम y करेंगे, दैट विल बी v, तो दैट इज द q इज द v। अब आपके पास स्मॉल p की वैल्यू और स्मॉल q की वैल्यू आ चुकी है। आप इन दोनों वैल्यू को उठाकर कहाँ रखेंगे? गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन आपको मालूम है, जैसे पी स्क्वायर पी क्यू है तो इसका मतलब सपोज करो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। इसमें रखने के बाद सपोज करो p की वैल्यू आपकी आई a और b आया, तो a और b की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं बी स्क्वायर की बी की वैल्यू निकाल लूँ, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, सो बी विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आई। अगर मेरी इच्छा है मान लो कि मैं ए की वैल्यू निकालूं, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी आई। तो कहने का मीनिंग है कि आप ए बी की वैल्यू किसी के दूसरे के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको इन टर्म्स ऑफ बी होगा, अगर आपने बी की वैल्यू निकाली तो वो इन टर्म्स ऑफ ए होगा। ये चीज मैंने यहाँ बताई आपको कि put the value of p and q in the given equation, b find v in terms of a or a in terms of b। Suppose if b is equal to phi of a, phi is the arbitrary function, और a is equal to suppose करो b की वैल्यू in terms of ai, a की वैल्यू in terms of b by bi, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने सारी वैल्यू उठा करके b की उठा के हमने कहाँ रख दी? इंटीग्रल में। तो आंसर हमारा दो तरीके से निकलेगा। जैसे मैं हूं, मैंने z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की वैल्यू रख दी फाइव ऑफ ए, है ना, तो मेरा आंसर ऐसा होगा। मालूम मेरा पड़ोसी है, वो क्या करेगा? ए की वैल्यू रख देगा इन टर्म्स ऑफ बी, तो 5। तो सभी के आंसर ना अलग लगाएंगे। क्लियर? ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि भाई उसने नकल कर ली, तो ये सब नहीं देखना है। आंसर दोनों के वेरिएशन हो सकते हैं। अब आप देख लो भाई कि ए और सी दो कांस्टेंट है, बी और सी, तो विच इज ओनली टू आर्बिट्री कांस्टेंट, तीसरा तो नहीं है ना, तो हमने हमने एक को एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा सिर्फ दो आर्बिट्री कांस्टेंट का ही होगा। ये चीज ध्यान रखनी होगी। ठीक है? तो नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये प्रोसीजर मैंने चाहता तो नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप अच्छी तरह से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, है ना, समझ में आए कि ये वैल्यू हमने कैसे निकाली। तो नाउ पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया कि ये बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इस पे डिस्कस थोड़ा करेंगे। क्या ये इसमें पी क्यू के अलावा एक्स वाई जेड है क्या? नहीं है सर। तो हियर द इक्वेशन इन द फॉर्म, तो आपके पास जो इक्वेशन दी है वो सिर्फ पी क्यू है, पी क्यू के अलावा कुछ नहीं है, वेयर एम इज द कांस्टेंट। क्लियर? पी क्यू के अलावा कुछ नहीं है, तो दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आराम से करना है बिल्कुल, कोई ऐसे हबड़ तबड़ नहीं करनी। क्लियर? देयरफॉर, जैसे हमने वहां पे लिया था देखो, अब इसलिए मैंने इसलिए सारी चीज बताई। देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल, या कंप्लीट सॉल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हो आप, है ना। देयरफॉर कंप्लीट इंटीग्रल of equation first is given by
क्या है भाई इक्वेशन? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्लियर? ए बी सी आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। नाउ चाहो तो लिखना हो तो लिख लो यहाँ पर, ऐसे मैंने पहले लिख चुका हूं। वेयर ए बी सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर? नाउ डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी? इज इक्वल टू स्मॉल ए। स्मॉल पी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? स्मॉल ए। एंड डेल जेड ओवर ऑफ डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल बी। इसका मतलब जो डेल जेड ओपन डेल वाई को हमने क्या नाम दिया था? स्मॉल क्यू। ये आपकी वैल्यू स्मॉल बी आ गई। ये दोनों वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर इक्वेशन में रख दीजिए। क्लियर? तो पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द गिवन इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन गिवन इक्वेशन फर्स्ट, जिसकी बात अपन कर रहे हैं वो आपकी इक्वेशन क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, है ना? यही है ना? देख लेते हैं अपन। ठीक है, इसमें आप रख दो पी की वैल्यू क्या है? ए है। क्यू की वैल्यू क्या है? बी है। इन दोनों को आपको रखना होगा। क्यू इज इक्वल टू बी, तो हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। एम क्या है आपका? आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब मैं यहाँ फ्री हूँ, मेरी इच्छा की मैं ए की वैल्यू निकाल लूँ, मेरी इच्छा की बी की वैल्यू निकाल लूँ। तो सपोज करो कि मेरी इच्छा हुई ए स्क्वायर की वैल्यू ए की वैल्यू निकालना, तो एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अगर मान लो किसी की इच्छा हुई भाई कि नहीं भाई वो तो बी की वैल्यू निकालना चाहता है, वो क्या होगा? एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रूट। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि भाई बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आई और ए की वैल्यू क्या आई? इन टर्म्स ऑफ बी आई। तो ए और बी की वैल्यू आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड लिख दिया और। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर देना। ठीक है? सो हैंस कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? इंटीग्रल ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? वी गेट, बोलो, z इज इक्वल टू, अब बोलो ए की वैल्यू रखनी है आपको, तो मैं यहाँ लिखूंगा अंडर रूट, अगर आप चाहो तो प्लस माइनस लिख सकते हो, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। मैंने तो ए की वैल्यू रखी है, प्लस बी में कुछ नहीं किया। एक आंसर ये हो गया। और लिख दे रहा हूं मैं, अब मुझे बी की वैल्यू रखनी है, तो ए एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी। आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दो ही कांस्टेंट हैं, तो तीसरा कांस्टेंट तो हट गया, हमने उसको गायब कर दिया। वो कहीं आया दिखाई दिया? तो नहीं दिखाई दिया। तो इस तरीके से हम इसको, तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप आराम से पहले देखिए कि ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट होता है, फिट हो पाता है, उसी हिसाब से आप उस स्टैंडर्ड का फॉर्म का यूज कर लीजिए। जब आपकी चारों स्टैंडर्ड फॉर्म जो फॉर्म है जो सब फेल हो जा रहे हैं, तो आप सीधा 4 फीट का यूज कर लो, जनरल मेथड जिंदाबाद, है ना? क्योंकि जनरल मेथड थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं, थोड़ा बचना चाहते हैं कि कम से कम यूज करें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत फास्ट रिजल्ट देता है।